नमस्कार, मैं मीनाक्षी चिड़ियान और आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर। और समाज के आधार पर समाज की रीढ़ का किरदार निभा रहे शिक्षकों को सुदर्शन न्यूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में अगर किसी को कुछ देना ही है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान। हमारे शिक्षक प्रतिदिन हमें ज्ञान देते हैं, वे हमारे जीवन को आकार देते हैं, हमें दयालु बनाते हैं और सफल भी बनाते हैं। वे हमारी असफलताओं पर हमारे साथ होते हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक दिवस भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पर स्कूलों में स्टूडेंट्स टीचर की जगह लेकर उनका किरदार निभाते हैं और इस दौरान वह बताते हैं कि किसी के भी जीवन में एक गुरु का क्या भूमिका होती है, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। 5 सितंबर को देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मशहूर दार्शनिक और शिक्षाविद थे। वह शिक्षा के बड़े ही पक्षधर रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का देश विदेश में प्रचार प्रसार किया। वह चाहते थे कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाए। उन्हीं के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा है। यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का राष्ट्र बनाना है तो निश्चित ही इसमें 3 प्रमुख सामाजिक सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वो 3 अहम सदस्य हैं पिता, माँ और शिक्षक। इसी तरह सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने भी सुदर्शन न्यूज के अकेडमी के छात्रों को ज्ञान देकर उनके अंधकार को दूर कर उनके जीवन में रोशनी भरी है। जय हिंद, जय हिंद। आपका स्वागत करिए सब लोग। आज शिक्षक दिवस है, जिसको अंग्रेजी में टीचर डे कहते हैं। हमारे ऐसे भी राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कहा कि मेरी जयंती नहीं, मेरे निमित्त शिक्षक दिवस मनाया जाए। तो ये हमारा सौभाग्य है और आज हम इस दिवस को मना रहे हैं। एकेडमी में प्रतिवर्ष इसको मनाते ही है। आज आप लोगों का सेशन का पहला दिन है और इसलिए ना केवल शिक्षक दिवस बल्कि इस निमित्त पत्रकारिता कैसी रहेगी, इस विषय पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज शिक्षक दिवस के तौर पर हम क्यों ये मना रहे हैं? पत्रकार के लिए, क्योंकि आप लोग अभी एकेडमी में हो, मतलब शिक्षा के विद्यार्थी हो, पत्रकारिता के विद्यार्थी हो, इसलिए आपके लिए शिक्षक दिवस महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप लोग यहाँ खड़े होंगे तो आप शिक्षक होंगे और फिर भी आप शिक्षक दिन आपके लिए मनाया जाएगा। तो आज आप विद्यार्थी के रूप में मना रहे हैं, तब आप शिक्षक के रूप में रहेंगे तब मनाएंगे। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षक एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ व्यक्ति जीवन भर स्टूडेंट भी रहता है और टीचर भी हो जाता है। जब शिक्षक हो जाता है या पत्रकार हो जाता है या सामाजिक क्षेत्र में नेता हो जाता है, नेता भी शिक्षक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम इसको गुरु कहते हैं। अंग्रेजों के वहाँ पर गुरु नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर टीचर नाम की ही व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर गुरु नाम की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो धर्मप्रद है। धर्म के आत्मा के बगैर शिक्षा यहाँ हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ उसको गुरु कहा गया है। टीचर एक जॉब है, एक प्रोफेशन है। भारत में जितनी टीचर का मान सम्मान होता है, पैर पड़ते हैं, वो विदेश में कहीं नहीं होते। वहाँ टीचर आपका फ्रेंड हो सकता है लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन भारत में टीचर से अपेक्षा गुरु की जाती है कि वो गुरु वाले काम करें, पवित्र अध्यात्म और बाकी भी सब चीज़ों को उसके द्वारा किया जाए। तो इसलिए ये जो भारत में इसका दृष्टिकोण है ये है। आज हम पत्रकारिता पे थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आपका पहला क्लास है, खास करके मेरा पहला क्लास है, और इसलिए इस कलयुग का सबसे प्रभावी क्षेत्र अगर कोई है तो वो है मीडिया, माध्यम। हर युग में एक क्षेत्र का अलग अलग रूप रहा है। मानो कि
किसी युग में केवल ज्ञान की बात की गई थी। युगानुकूल स्थितियां रही है और प्रत्येक युग में विभिन्न कालखंड में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का प्रभाव रहा है। तो जैसे आप किसी कालखंड में देखेंगे कि केवल विचार का प्रभाव था, लड़ाइयाँ रुक गई थी, लोगों ने शस्त्र डाल दिए थे, लोग मौन रहने में, आग बंद करके दूसरे से कनेक्ट होने में ज़्यादा, आपने खुद के अंदर देखने में ज़्यादा ध्यान देते थे, खुद के अंदर देखने। एक कालखंड ऐसा भी था कि जब सत्ता, साम्राज्य, सीमाओं का विस्तार और उसके लिए लड़ाइयाँ, हाथ में शस्त्र लेकर बलिदान तक देने की, मारने की, मर मिटने की भी स्थितियाँ थी। ऐसा भी युग रहा है, कालखंड रहा है। और अब कालखंड खुद में देखने से ज़्यादा दूसरे में देखने और किए हुए कामों का स्वयं प्रचार करने, यहाँ तक कि दूसरे के कामों का प्रचार करने या अपने किए हुए कामों को किसी को हायर करके प्रचार करने का काम किया जाता है। तो ये प्रचार का युग है। लेकिन क्या मीडिया प्रचार का युग है क्या? मतलब जो मीडिया है ये प्रचार का साधन है क्या? पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया, न्यूज एंड एड, इसमें फर्क है कि नहीं? है। लेकिन ये कलयुग है, तो कलयुग ने इसको भी प्रभावित किया है। आज जैसे एडिटोरियल होता है वैसे एडिटोरियल होता है। मतलब किसी से पैसे लेकर किसी के विचारों को, कंपनी के, पार्टी के, नेता के, या कम्युनिस्ट विचार है, ये कैपिटलिस्टिक विचार है, इन विचारों का प्रचार करने को भी आज के युग में पत्रकारिता को प्रभावित किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सत्य है। कुल मिला के इस युग में पत्रकारिता एक बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम है। क्यों? क्योंकि ये प्रचार का तंत्र इसके हाथ में है। और इस युग में, इसमें पहले प्रचार के क्या माध्यम थे? प्रचार हर युग में रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है। लेकिन जैसे आप पूरा पीछे जाओ तो कथा भी एक प्रचार का माध्यम था। केवल प्रचार नहीं था, उसमें साधना भी थी, उसमें भक्ति भी थी, लेकिन प्रचार भी उसके द्वारा होता था। वैसे ही और क्या रहा है? तो प्रवचन। अब कथा और प्रवचन में क्या है? तो कथा किसी मुद्दे पर या किसी व्यक्ति पर या किसी घटना का वर्णन है, और प्रवचन सामान्यतः हम ऐसे कहते हैं कि अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना को प्रवचन कहा जाता है। कथा में प्रवचन हो सकता है, लेकिन प्रवचन में कथा ही, एक ही कथा होगी ऐसा नहीं, अनेक कथाओं का प्रवचन हो सकता है। उसके बाद भजन है। अब भजन तो आज भी इस भौतिकवादी युग में भी, अगर आप YouTube पर जाएंगे, मैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ कि सबसे बड़े बॉलीवुड स्टार से भी ज़्यादा अगर किसी YouTube वीडियो को व्यूज़ होंगे तो भजनों के होंगे। आपको अनूप जलोटा के व्यूज़ सारे खान, सारे बॉलीवुड के मिलके जितने, उससे ज़्यादा है। तो भजनों की ताकत है, और भजन भी एक प्रचार का माध्यम है। लेकिन प्रचार जब मैं कह रहा हूँ तो भारतीय दृष्टिकोण का प्रचार और पश्चिमी दृष्टिकोण के प्रचार में एक फर्क है। तो बाहर क्यों खड़ी है? अंदर क्यों? तो इसमें ये फर्क है। तो हमारे इसमें, अरे इसका नॉइज तो नहीं आ रहा है ना? तो बैठ जाओ। जो प्रचार में क्या फर्क है? तो हम जब प्रवचन या भक्ति कहते हैं तो उसमें अच्छाई का प्रचार है, अच्छेपन का प्रचार है, भक्ति भाव का प्रचार है, मनुष्यता का प्रचार है, मानवता का प्रचार है। लेकिन जब केवल प्रचार कहा जाता है तो उस प्रचार में स्वार्थ है, उसमें मानवता की हत्या हो सकती है, ये सारी चीजें तोड़ी जा सकती है। कोई मापदंड, आदर्श या इन स्थितियों का उनको कोई मतलब नहीं है। वेस्टर्नाइजेशन के दृष्टिकोण में मैं कह रहा हूँ, उनके लिए ये प्रचार है। लेकिन कथा, प्रवचन, भजन ये इसके नहीं थे। लोकगीत भी एक प्रचार का बड़ा माध्यम था। इसमें परिस्थिति सापेक्ष और प्रादेशिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर ये इसका स्वरूप भी बदला है। जैसे जो लोग हरियाणा से, कौन कौन है यहाँ? हरियाणा के आसपास में नहीं है? अच्छा, यहाँ रागिनी होता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी रागिनी होता है, इस पूरे बेल्ट में, जो कि एक ऊंचे स्वर में गाया जाता है। महाराष्ट्र में अगर हम जाए तो पोवाड़ा होता है, जो कि बहुत ऊंचे स्वर में, और ये क्या है?
तो ये शौर्य की गाथा गाने वाला या योद्धाओं को जगाने वाला, उसको प्रेरणा देने वाला, उसको बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला, संघर्ष से शक्ति देने वाला, किसी वीरों का उदाहरण देने वाला पोवाड़ा होता है, रागिनी होती है। मनोरंजन के तौर पर कई लावनी जैसे कार्यक्रम होते हैं। बंगाल की तरफ अब जाएंगे तो तरीका अलग है, पंजाब की तरफ जाएंगे तो अलग है। तो जहाँ योद्धाओं की भूमि रही है वहाँ उसमें ज़्यादा आक्रामकता है, जहाँ भक्ति मोमेंट ज़्यादा रही है उसमें बहुत शांति है ये भी प्रचार। लेकिन इस प्रचार में स्वार्थ नहीं है, और जो कंपनियों का प्रचार है उसमें केवल और केवल स्वार्थ है। लेकिन मीडिया प्रचार है क्या? जो भजन में, अगर मैं मीडिया के प्रचार की तुलना किसी से करूं तो विज्ञापन से नहीं करूंगा, भजन प्रवचन से करूंगा। ये सुदर्शन का दृष्टिकोण है। दूसरे में और हम में ये फर्क है, क्योंकि हम इसमें राष्ट्रभक्ति, धर्म भक्ति, ईश्वर भक्ति, मनुष्यता, माता पिता, गुरु, इन सब लोगों के लिए समाज की आवश्यक निर्मिति का साधन के तौर पर इसको देखते हैं। अब ये समय अनुकूल बदलता रहा, तो कैसे बदल हुआ? मीडिया का भारत में कैसे आया? अगर आप ये जो मैंने रागिनी वगैरह बताया, इसमें और बताना चाहिए। पहले प्रभात फेरी निकलती थी। मैं पहले इसलिए कह रहा हूं कि अभी हिंदुस्तान के बहुत कम हिस्सों में निकलती होगी, ग्रामीण क्षेत्र में निकलती है, या कोई किसी सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं तो वहाँ भी निकलती हैं, या ओकेजनल निकलती है। तो कई लोग निकालते हैं, तो कई जगह वारकरी निकालते हैं, वैष्णव निकालते हैं, कई जगह सिख भाई निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के निकालते हैं। ये क्या करते थे? ये जाकर जगह के प्रचार ही तो करते थे, किसी विषय का, किसी आने वाले त्योहार का, किसी अच्छे दिन का, किसी अच्छी घटना का। फिर जैसे आपके घरों में आकर गीत गाना, किसी भजन भगवान का गाना, ये भूमिका करने वाला व्यक्ति भी हर राज्य में होता था। कई उसको वासुदेव बोलते थे, या होता है महाराष्ट्र में भी, या कई जोगी बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसको वासुदेव बोलते थे। वो शरीर पे एक विशिष्ट प्रकार का पहनावा करके आता था, आपके घर में भिक्षा लेता था और जाता था, विचार का प्रचार करता था। अब इस समय में अगर हम मीडिया के परिप्रेक्ष्य में कहें, जो आप लोग कर रहे हैं, उसमें क्या क्या है, तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ? तो मानिए कि हम प्रिंट से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारे मैंने आपको जो माध्यम बताए, इसमें कहीं भी प्रिंट नहीं था। ये सब कुछ क्या था? इस मुख से उस मुख में। जैसे सावरकर जी ने काला पानी में जितनी कविताएं लिखी, महाकाव्य लिखे, लेकिन कागज था क्या उनके पास? नहीं। वो दीवारों पर लिखते थे, याद करते थे। जो कैदी बाहर जाने वाला था उसको याद करवाते थे, वो बाहर जाकर लिखता था। और फिर स्वयं सावरकर जी जब बाहर आए तो ऐसा सब छपा साहित्य लेकर उन्होंने उसको पुनः एक बार ठीक से करवा के प्रसिद्ध करवाया। ये भी कला थी। आप हमारे परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचे तो भारत में अनियत कालिकाएं, जैसे दैनिक होता है ना, जो डेली निकलता है, लेकिन एक ज़माने में जब भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, खास करके ब्रिटिशों के अगेंस्ट वाले मूवमेंट में इसका ज़्यादा प्रभाव किया गया, तो क्रांतिकाल हम उसको कह सकते हैं। स्वतंत्रता की, अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की लड़ाई की बात कर सकते हैं। इस समय में इसका ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ। फिर ऑटोमेटिक प्रेस आए, और आपको पता होगा कि केसरी नाम का लोकमान्य तिलक जी ने पेपर निकाला था। वैसे हम सहमत जिनसे नहीं है, लेकिन गांधी भी हरिजन नाम का अखबार निकालते थे। जब अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर भी वो एक अखबार निकालते थे। तो ये समाज जागरण का माध्यम के तौर पर सामने आ चुका था। तो अनियतकालिक। उसके बाद आ गया वार्षिक। केवल जैसे भारत में दिवाली अंक निकलते, आज भी निकलते हैं, और उसका बहुत बड़ा वाचक वर्ग होता है, लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं, बहुत रिच कंटेंट उसमें होता है। फिर आ गया त्रैमासिक, फिर आ गया पाक्षिक, मासिक। पाक्षिक मतलब 2 हफ्ते बाद आने वाला, 15 दिन पे बाद आने वाला। फिर आ गया साप्ताहिक, उसके बाद आ गया दैनिक, फिर सायं दैनिक, मतलब सुबह निकालने वाली पेपर वाले भी शाम में निकालने लगे, मतलब दिन में 2 बार, एक दिन सुबह का पेपर, एक शाम का पेपर। क्यों? रिक्वायरमेंट ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की लोगों को होने लगी। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ की हर पल अपडेट है।
और मैं इसके दो क्षेत्र बनाता हूँ, एक ब्रॉडकास्ट और एक डिजिटल। डिजिटल में जैसे पोर्टल आ गए, पोर्टल में भी पहले तो दिन में एक बार ही निकलता था, फिर आने वाली हर खबर लगने लगी। डिजिटल के मैं दो क्षेत्र करता हूँ, एक करता हूँ पोर्टल जो कि वेरीफाइड मीडिया है, और एक दूसरा है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, इसमें फर्क क्या है? कोई बताओ क्या फर्क है? ये फर्क है कि डिजिटल मीडिया पत्रकार चलाता है और सोशल मीडिया जनता चलाती है। पत्रकार भी चला सकता है, लेकिन चलाती कौन है? नाम क्या है उसका? सोशल मीडिया। जनता जिसको चला रही है वो सोशल मीडिया, और पत्रकार जिसको चला रहे हैं वो डिजिटल मीडिया, जिसमें पोर्टल को मैं विशेष करके वीडियो में हो या टेक्स्ट में हो, वो पोर्टल यूट्यूब चैनल्स वगैरह वगैरह वो उसमें आएंगे, या ऐप बेस भी आते हैं। जैसे कई का वेबसाइट के बजाय ऐप बेस भी कई पोर्टल आते हैं, तो ये भी उसी का एक माध्यम होता है। इसमें इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है? इतना सब तो ये पत्रकारिता का जगत हो गया, तो हम संभावना क्या हमारे पास? एंकरिंग है, रिपोर्टिंग है, कॉपी एडिटर है, प्रोड्यूसर है, संपादक है, मुख्य संपादक है, स्ट्रिंगर है, ये माध्यम की संभावना है। कुछ लोग मीडिया में काम नहीं करेंगे, पीआरओ बन सकते हैं, कोई किसी के मीडिया सेक्रेटरी बन सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने जैसे कहा कि व्यक्ति का भी प्रचार होता है, तो कई लोग मीडिया सेक्रेटरी रखते हैं, तो उनको रखना भी। ये स्टूडेंट है क्या? हाँ तो बेटा, तो ये भी एक उसके अंदर का माध्यम है कि कर क्या सकते हैं, मतलब क्या क्या भूमिका उसमें की जा सकती है। तो अब पत्रकारिता के दो एंगल हैं। एक जो सामान्यतः हम देखते हैं कि जिसको हम कहे कि अच्छी पत्रकारिता। अब बुरी पत्रकारिता किसको कहेंगे और अच्छी किसको कहेंगे? एक अच्छी पत्रकारिता, बुरी पत्रकारिता का फर्क क्या है? हो सकता है कि बुरी पत्रकारिता वाले अच्छे पत्रकार को भी कहे कि ये बुरी पत्रकारिता है। ये तो आपके दृष्टिकोण पे आधारित है। मैं इसकी व्याख्या ऐसे करता हूं कि कोई पत्रकारिता जो स्वहित के लिए नहीं है या किसी व्यक्ति संस्था के हित के लिए नहीं है, जो मनुष्य मानव जाति या ईश्वर के प्रकृति के लिए है, वो अच्छी पत्रकारिता। सिंपल भाषा में अगर हम कहें, और कोई अगर किसी एक ही व्यक्ति के या एक ही विचार के या एक ही पार्टी के, हाँ कोई एक विचार भी अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन और कमिटमेंट टू नेशन और कमिटमेंट टू पर्सन, इसमें सबसे अच्छा क्या है? कमिटमेंट टू नेशन। ये अच्छी और बुरी पत्रकारिता की ये व्याख्या है। मेरे पीछे कहिए, हम सब संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, हम विश्व के सबसे अच्छे पत्रकार बनेंगे, हमारे कार्य से इस राष्ट्र को सबसे अच्छा बनाएंगे, उस सबसे अच्छे राष्ट्र से सबसे अच्छा विश्व बनाएंगे। यह करने के लिए हमें ईश्वर शक्ति दे, गुरुजन प्रेरणा दे, पूर्वज शक्ति दे, ग्राम देवता, गुरुजन, परिवार के सदस्य आशीर्वाद दे, और हम इस कार्य को पूरा कर सके। ये संकल्प आज हम लेते हैं। शांति शांति शांति। जिस प्रकार अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य का हाथ था, इसी प्रकार हर छात्र जो जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, उसके पीछे किसी शिक्षक या गुरु का ही हाथ होता है। हमारे गुरु हमारी असफलताओं को अपनी सफलता मानकर हमारा साहस बढ़ाते हैं, बुरे वक्त में हमें समझाने और सिखाने का काम करते हैं। इसी तरह सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी ने भी सुदर्शन न्यूज़ की एकेडमी के छात्रों को समझाने का प्रयास किया है।
दुनिया में हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न हो, हमारे शिक्षकों के पास कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।